की किल, ये परख नली है भाई, और इसमें एक कील हम लोग डुबा दिए हैं, लोहे की किल, ठीक है, लोहे की किल डुबा दिए हैं। चलिए, आधे घंटे के बाद ये देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है, उस जांच प्रणाली में बिलियन था। अब आधे घंटे बाद जब हम देख रहे हैं तो बिलियन का रंग जो है वो क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो भाई क्या था उसमें, ठीक है। सबसे पहले तो इन सब में सबसे कम अभिक्रियाशील जो यौगिक है वो आपका CuSO4 है। अब क्यों कम अभिक्रियाशील है? Cu जो कॉपर होता है वो Zn, Fe और Al2 के मुकाबले बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, तो इसका। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए फिर से लेकर आया हूँ केमिस्ट्री स्पेशल में सेट 7। जी हाँ, इस बार इस सेट में आपको देखने को मिलेंगे झारखंड में प्रीवियस ईयर में पूछे गए बहुत सारे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात बहुत ही जरूरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सेट में 20 क्वेश्चन के सेट में आपका कितना अंक हासिल होता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए नाम क्या है नरोरा, क्या राजस्थान में है कि महाराष्ट्र में है कि उत्तर प्रदेश में है कि गुजरात में? विद्युत संयंत्र के बारे में पूछा जा रहा है और किसका नाभिकीय यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सी जगह में है ये नरोरा? तो ये नरोरा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किस में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। तो चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना? भाई बूझा हुआ चूना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये पूछा ही जाता है बूझा हुआ चूना। तो आपको हम बताए थे भाई, कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए और इसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये बुझ जाएगा। बुझ जाएगा तो भाई देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दोनों का संयोग करके O 2 बार H 2 बार, OH का होल ट्वाइस। तो यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न पिछले सेट में भी पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा? अब देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक छात्र है भाई, स्टूडेंट है, जांच प्रणाली में सोडियम बाइकार्बोनेट लिया। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, ठीक है। इसको खाने वाला सोडा या मीठा सोडा या पाक सोडा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके बाद जो है तनु विलयन में सार्वभौम सूचक, सार्वभौम सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बोला जा रहा है। जब डाला जाता है कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा? क्योंकि ये एक सोडा है और सोडा कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? सोडा आता है क्षार में, और क्षार कौन सा रंग प्रदर्शित करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में? तो ये नीला रंग प्रदर्शित करता है। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों ये आपका हो जाएगा नीला हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन यानी फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? आप जानते हैं मैग्नीशियम एक अभिक्रियाशील धातु होती है और जब इसको हम जलाते हैं तो बहुत तेजी से जलता है, रैपिडली कंबशन इसमें देखने को मिलता है। तो इसका जो लौ है यानी फ्लेम है उसका रंग कैसा होता है? क्या वो पीली होती है, क्या वो नीली होती है, कि चमकीला उजला होता है, कि लाल होता है? भाई तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है प्यारे मित्रों तो उस समय उसका जो रंग है वो उजला हो जाता है और चमकीला होता है, एकदम जैसे होता है ना, जैसे देखिएगा सूर्य का, ठीक है, पूरा चमकता है। ये आप देखिएगा आपका जो सिल्वर रंग है, सिल्वर कलर बहुत चमकता है ना टॉर्च मारने पर, बस उसी रंग का ये चमकने लगता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील डुबाया जाता है। देखिए अब इस बार जांच प्रणाली में क्या डुबाया जा रहा है? लोहे की कील। ये प्रणाली है भाई और इसमें एक कील हम लोग डुबा दिए हैं, लोहे की कील, ठीक है, लोहे की कील डुबा दिए हैं। चलिए आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, उस जांच प्रणाली में विलयन था। अब आधे घंटे बाद जब हम देख रहे हैं तो विलयन का रंग जो है वो क्या हो चुका है? बदल चुका है। तो भाई क्या था उसमें? क्या ZnSO4 था, क्या वो CuSO4 था, कि FeSO4 था, कि Al2SO4 का होल थ्राइस था? तो देखिए रंग अगर बदल गया, लोहे की कील डालते हैं तो भूरा रंग क्या होता है? वो थोड़ा नीला कलर होता है, क्योंकि इसमें अगर हम CuSO4 डालें तो उसका रंग क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित होता है इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि बाकी सब क्यों नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले तो इन सब में सबसे कम अभिक्रियाशील जो यौगिक है वो आपका CuSO4 है।
अब क्यों कम अभिक्रियाशील है? Cu जो कॉपर होता है वो Zn, Fe और Al2 के मुकाबले बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है। तो इसका मतलब यही हमारा विलयन में था, और इसमें जब हम लोग लोहा का अभिक्रिया करवा दिए Fe के साथ, जब हम CuSO4 को रिएक्शन करवा दिए, तो हम जानते हैं यहाँ पर एक अभिक्रियाशील अभिक्रिया बोले तो विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है और ये अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये उसके जगह पे चल जाएगा और उसको लात मार के साइड कर देगा। टाटा बाय बाय, सी यू देखने को मिला कि नहीं Cu? तो इस तरह से आप देख सकते हैं FeSO4 बना कि नहीं, ठीक है। फिर सल्फेट बन गया, लेकिन था कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में उसका जो नीला रंग है वो क्या होता है? बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि लोहा जो है, ये जो लोहे की कील दिखाई दे रही है, लोहे से Fe आ जाएगा, ये ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं प्यारे? सबसे पहले तो कार्बन देखिए, कार्बन कार्बन के बीच अगर एक बॉन्ड है यानी एकल बंध पाया जाता है तो इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। संतृप्त, संतृप्त कहते हैं जिसको इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से अपन जानते हैं। इसके बाद अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इन सबको कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पूछा गया, क्या नाम तो नहीं दिया है भाई, पूछा गया कौन है, कौन सा स्ट्रक्चर है। तो चलिए चेक करते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले CH4, ये भाई सिंगल बॉन्ड ले लिया तो ये तो होगा नहीं। C2H6, 2 कार्बन, सबका 4 गो बॉन्ड, और हाइड्रोजन भी फुल फिल्ड हो रहा है भाई 6 गो, यानी ये भी हमारा क्या होगा? नहीं होगा। अब C2H4, चलिए चेक करते हैं क्या ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसे कार्बन हम लेते हैं 2 गो, 4 गो बॉन्ड देंगे तो भाई हाइड्रोजन तो भर देंगे, लेकिन 2 गो जगह खाली हो जाएगा। इसका मतलब यही हमारा असंतृप्त होने वाला है, क्योंकि जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड डालिएगा तो देखिए आपका 4 हाइड्रोजन फिक्स हो जाएगा। यानी ये जो डायग्राम है प्यारे, ये हो गया इसका, और डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड आने से ही क्या होता है? ये असंतृप्त होता है। इसको दूसरे तरीका से भी हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए कार्बन जितना होता है उसका डबल से अगर ज्यादा हो तो वो संतृप्त है, और डबल हो या डबल से कम हो, कार्बन जितना होता है, जैसे देखिए 2 है 2 4, डबल है ना, डबल हो या डबल से कम हो तो असंतृप्त होता है, डबल से जहां ज्यादा हो गया तो संतृप्त हो जाएगा। एकदम गारंटी आप मार दीजिएगा, जहां मारना मार दीजिएगा, एकदम सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में, ईंधन यानी जिसको जलाया जाता है, जिससे हमें ऊष्मा मिलती है, आग मिलती है और ज्वाला भी मिलती है। तो भाई किसको जलाने से? क्या एथेनॉल को, क्या प्रोपेनॉल को, कि इथेनॉइक अम्लों को? इनमें से सभी। तो आप लोग को पता है कि नहीं है, गाड़ियों में बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पर इथेनॉल को एज अ फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत में भी कुछ सालों बाद ये एथेनॉल देखने को मिलेगा जिससे गाड़ी चलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होता है और वहां से ऑक्सीजन दूर हो जाता है, उससे छिटक के जाता है, ठीक है, कैसे भी जाता हो, लेकिन उससे अगर अलग हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्योंकि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन, यानी रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं प्यारे। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? आधुनिक यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछा जा रहा है। कितने समूह होते हैं? ये जो समूह होते हैं, हलीना करे रब से फरियाद, लास्ट में हिना नीना और करीना के जरक्स रंगीन, लास्ट फर्स्ट ग्रुप और 18वां ग्रुप दोनों बता दिए। तो यानी टोटल ग्रुप कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? देखिए खाने वाले जो सामग्री होते हैं, आप देखिएगा पूरा चमकीला जैसा पदार्थ दिखाई देता है, तो वो जिंक नहीं होता है बल्कि वो टीन होता है। क्यों होता है टीन? चलिए मैं आपको बताता हूं। टीन के अपेक्षा जिंक महंगा होता है, इसीलिए होता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। टीन की अपेक्षा जिंक का गलना अधिक होता है, ये भी नहीं होगा।
टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील, बिल्कुल सही है। जिंक जो है वो टीन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण उसको हम लोग खाद्य पदार्थों में यूज नहीं करते क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर देगा, खाना को खराब कर सकता है, इसीलिए जिंक का इस्तेमाल हम लोग खाद्य पदार्थों में नहीं करते हैं बल्कि टीन का प्रयोग करते हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम के ऊपर जो मोटी ऑक्साइड बनती है, जो अभिक्रिया ऑक्सीजन की वजह से होती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं एनोडीकरण। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक उष्णन यानी होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है आपको पता ही होगा, पूरा विश्व गर्म हो रहा है और कौन सी गैस के कारण गर्म हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण गर्म हो रहा है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म है कि नहीं। आप सांस भर लीजिए और सांस को जब छोड़िएगा, मुंह खोल के छोड़िएगा और हाथ को सामने रखिएगा, तो देखिएगा जो हवा निकलेगा आपके अंदर से वो गर्म हो जाएगा। तो हम लोग छोड़ते हैं क्या है? हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये गर्मी वाला गैस है। चलिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। विरंजक चूर्ण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CaOCl2। ठीक है, रासायनिक सूत्र बोला है ना, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बट रासायनिक नाम पूछा जाता तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, क्लोराइड के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस पेपर को नीला करता है भाई कौन? अम्ल करता है कि क्षार करता है कि लवण करता है कि इनमें से कोई नहीं? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है लाल को नीला कर रहा है यानी क्षार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कार्बनिक यौगिक के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया जा रहा है कि भाई कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्या ये मीथेन, CH4 माने मीथेन होता है, C2H6 का मतलब इथेन होता है, C2H4 का मतलब इथीन होता है और C3H8 का मतलब प्रोपेन होता है। नाम से देखिए, प्रोपेन, इथेन और ये मीथेन, सब में NN है। यानी ये तीनों जो है प्यारे, ये आपका एल्केन है। एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यानी इसमें अलग कौन है? C2H4, यानी कार्बन कार्बन के बीच आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको डबल बॉन्ड। और ये जो है ना, ये ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुकाबले ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन का जब हम दो परमाणु लेते हैं, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इसके बीच में कितना आबंध बना सकते हैं? तो इसके बीच सिर्फ एक आबंध बना सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो संयोजकता होता है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज क्या होता है? 1। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं भाई ये क्या होता है? एकल आबंधी बनाता है। जितना संयोजकता उतना बंध बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का क्या हो जाएगा? एल्केन का आपका हो जाएगा CnH2n+2। और ये जो CnH2n दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा एल्किन का। किसका हो जाएगा प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा एल्किन का। और CnH2n- जो दिया हुआ है 2, ये आपका हो जाएगा एल्काइन का। किसका हो जाएगा? एल्काइन का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? उपधातु यानी मेटलॉइड्स। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है मेटल्स, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड। बोले तो धातु, अधातु और उपधातु। तो इसमें बोला गया उपधातु। क्या Zn है? तो Zn तो धातु होता है, कैल्शियम भी धातु होता है, कार्बन तो अधातु होता है। यानी बच गया ऑप्शन में ऐसे ही क्या? जर्मेनियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? अधातु के बारे में बोला जा रहा है। देखिए, चाहे धातु लेते हैं चाहे अधातु लेते हैं, तो उनमें सिर्फ एक ही अधातु है या एक ही धातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर हम धातु लेते हैं तो पारा हो जाता है और अधातु लेते हैं तो ब्रोमीन हो जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। और ऑप्शन में पारा भी दिया हुआ, बहुत कोई इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? भाई सरल का मतलब होता है जो बहुत ही कम कार्बन से मिलकर बना है। तो आपके सामने सिर्फ एक ही होगा, मीथेन। ये बहुत ही कम कार्बन बोले तो सिर्फ एक कार्बन से मिलकर बना होता है, जबकि इथेन C2H6 से मिलकर बना होता है, प्रोपेन C3H8 से मिलकर बना होता है और ब्यूटेन C4H10 से मिलकर बना होता है। सबसे कम अगर देखिएगा कार्बन तो आपको मीथेन में देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो सेशन है आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।